जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ ना, आज से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नया चैनल है। और इस चैनल पे हम जो स्टार्ट करेंगे ना, यूथ कंपटीशन की और जो घटना चक्र है, इन्हीं की बुक्स का जो सॉल्यूशन होगा हम यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। और बहुत आप सभी को पता है कि जो यूथ पब्लिकेशन है, ठीक है, उसके क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं हमारे एग्जाम में। तो यूथ कंपटीशन के जितने भी हमारे यहाँ पर देखिए बुक्स हैं, उनको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो मैं लेके आया हूँ वो हिंदी की बुक यहाँ पे लेके आया। इसके अंदर जो मेरे जो है 1559 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे शामिल है। ठीक है, कितने को गाइस 1559 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए शामिल हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कितने हैं गाइस? ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ आपके साथ पे पास में क्या होगी कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी यहाँ पर ये होगी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ओरिजिनल लेके आऊँगा जो हमारे एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, आप सबको से एक बात और मुझे बतानी है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज उसी की वहीं पर आपको सारे के सारे जो भी पीडीएफ हैं, है ना, और जो भी कुछ है वहीं पर आपको सारा कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी विषय सूची के बारे में बता देता हूँ कि इसकी विषय सूची देखिए यहाँ पर क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम अपन लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखिए वो क्या होगा कि सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पाई चार्ट, पाई ग्राफ, मतलब कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से यहाँ पे पूछे गए हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा जो सिलेबस है वो शुरू होगा। जैसे सबसे पहले होगा हिंदी एवं हिंदी वर्णमाला वर्णक्रम, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होंगे। एंड उसके बाद होगा देखिए विराम चिन्ह से क्वेश्चन, कि विराम चिन्ह से हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन यहाँ होगा यहाँ पर वर्तनी शुद्धि, कि वर्तनी शुद्धि से कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। संज्ञा, है ना, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल और वाच्य। उसके बाद कारक एवं परसर्ग, और उसके बाद है शब्द, शोष्ठव। तो इन सारे टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों को बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चार्ट है, इन्होंने चार्ट जो दिया है, इस चार्ट से कौन कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, है ना। ये जो चार्ट बता रहे हैं कि इस चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं एक बार इस चार्ट को कि इस चार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास तो होगा ही, और अगर नहीं है तो आप लोग नोट कर लो 7889103045। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे मैसेज करना तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और यहीं पर इस बुक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड में करा दूँगा। ठीक है, अगर आप ही इस बुक का अगर पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आपका इस बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इस बुक का पीडीएफ देखिए, वैसे तो अगर आप खरीदोगे तो 170 का आपको बुक पड़ेगी है, लेकिन मैं आपको 99 रुपीज़ में इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, कितने में? 99 रुपीज़ में। तो आप इसको मेरे से परचेज़ कर सकते हैं, पीडीएफ इसका परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको इसको मैं परचेज़ करवा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो बुक मैं ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दूंगा, शुरू से लेके एंड तक इसको ख़त्म करेंगे। मैराथन सेशन लेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इस तरीके से इसके सेशन ले लेके हम इस बुक को पूरी ख़त्म करेंगे। ठीक है, और सबसे शुरू में मैं एक ही बुक को ख़त्म करूँगा। अगर मैं एक बुक मैंने ख़त्म कर दी तो इसका मतलब मैंने आपका विश्वास जीत लिया, और आपका विश्वास अगर मैंने एक बार जीत लिया तो फिर तो हम लोग यहाँ पर डेली जो है अच्छे से जो यहाँ पर बुक है उसका डिस्कशन यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, हर रोज़। तो चलिएगा गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले होगा हिंदी एवं ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला वर्णक्रम से क्वेश्चन हमारा सबसे पहले होगा। तो इसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है। ठीक है, शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। और देखिए यूपीपी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, हमारे सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्ण जो होता है गाइस, हम सभी को पता है जो वर्ण होता है, ठीक है, वो भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन का इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। ये जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो वर्ण होती है, मुझे हमें पता है। और हिंदी में कुल जो है वो 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 यहाँ पर वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, और मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। ठीक है, और इसमें 2 अयोगवा होते हैं, अंग और अह। ठीक है,
दो हमारे द्विगुण होते हैं, अण और ड हमारे दो द्विगुण होते हैं, और चार जो होते हैं संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। ठीक है, समझ गए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की जो मूल इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं। तो गाइस भाषा की जो मूल इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, ये हमें यहाँ पे पता है। देखो भाषा की मूल इकाई की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो गाइस होती है ध्वनि। क्या होती है, भाषा की मूल इकाई होती है ध्वनि। यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं जो भाषा की मूल इकाई क्या क्या कहलाती है। ध्वनि, भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है, देखिए ध्वनि यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि से कैसे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जो है वो वाक्य कहलाती है। ध्यान से देखेंगे, भाषा की जो मूल इकाई कहलाती है वो ध्वनि कहलाती है, और जो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कहलाती है वाक्य कहलाती है। वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो उपवाक्य होती है, और उपवाक्य से भी छोटी अगर बात करें तो होती है पदबंध, और पदबंध से छोटी बात करते हैं होता है पद यानी कि शब्द, और पद से छोटी होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी है ध्वनि या वर्ण। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं सर कि ध्वनि से मिलकर के अक्षर बनते हैं, अक्षर से मिलकर के पद बनते हैं, पद से मिलकर के पदबंध बनते हैं, और पदबंध से मिलकर के उपवाक्य बनता है, उपवाक्य से मिलकर के वाक्य बनता है। ठीक है सर, तो ये हमारे यहाँ पर देखिए क्रम होगा जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सर, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो जब वर्ण एक जगह मिल जाते हैं तो उन्हें हम वर्णमाला बोल देते हैं। यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा गया था 2 शिफ्ट में, याद रखिए 2018 में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला जो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हम क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मुझे क्या पता है सर, वर्ण जो होती है ना वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, मुझे पता है। ठीक है, और इसके उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। और जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं तो उसके उच्चारित रूप को क्या बोल देते हैं, ध्वनि बोल देते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो वर्णमाला है उसे वर्णमाला को हम क्या कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए वर्णमाला, मुझे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं ये हमसे पूछा है इसने। तो वर्णमाला आप सभी को पता है सर, जो व्यवस्थित वर्ण समूह होता है उसे अपन लोग वर्णमाला कहते हैं। यूपी बीएड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आंसर नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 यहाँ पर वर्ण होते हैं। इसमें स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है, और जो मूल व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां जो है वो कितनी होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा लिपियां कितनी होती हैं, तो लिपियां मतलब वर्ण, तो लिपियां होती हैं 52, और 52 यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। याद क्वेश्चन नंबर 5 का सी 52 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या होगा। तो 5 का थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं डीप से। ये देखिए भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 होती हैं, और स्वर जो होते हैं वो देखिए हमारे पास जो होते हैं 11 होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होते हैं वो स्वर होते हैं। और व्यंजन आप सभी को पता है पूरा का पूरा कै वर्ग, यानी ये 5, च वर्ग फिर से 5, ट वर्ग फिर से 5, ट वर्ग फिर से 5, पै वर्ग फिर से 5, और जो मेरे अंतस्थ होते हैं वो 4 होते हैं, ऊष्म जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सबको मिला दें, अगर इन सबको मिलाकर के बात करते हैं तो हमारे पास 33 मिलकर के ये आ जाते हैं हमारे पास वर्ण। ठीक है, व्यंजन आ जाते हैं। तो समझ गए आप लोग, ठीक है सर। तो 5वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है सी वाला, 52 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे सही तरीके से करेंगे। देखिए और उसके बाद देखिए कुछ और भी होते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो और होता है, देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रय, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, और ये मेरे पास होते हैं 4। अयोग्य होते हैं, अयोग्य होते हैं अंग और अह होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं मेरे पास 2 होते हैं। कितने होते हैं अयोग्य, 2 होते हैं। द्विगुण जो होते हैं वो अण होते हैं, और डह ये द्विगुण होते हैं, और ये भी मेरे पास 2 होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात करते हैं तो 52 मेरे पास जो है यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या हो जाती है वर्णमाला में। ठीक है, जाएगा हैं?
ठीक है गाइस, चलिए तो आगे देखते हैं। तो हिंदी में ध्वनि ध्वनि जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बात करते हैं स्वर, और नंबर दूसरी बात करते हैं व्यंजन। तो 2 प्रकार की मेरे पास ध्वनियाँ होती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, और तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो जो स्वतंत्र होते हैं उनको अपन लोग स्वर बोलते हैं, और जो व्यंजनों के स्वरों के साथ मिलकर के बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं व्यंजन, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं ना। वर्णों के जो होते हैं वो कितने भेद होते हैं, ये मुझे बताना है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वर्णों के भेद की अगर बात करेंगे तो वर्णों के भेद होते हैं गाइस 2। कितने होते हैं, 2 वर्णों के भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बंध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे शुरू करेंगे और ओसा ओखली तक ये हमारे पास होते हैं, ठीक है सर। नवा क्वेश्चन देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें बोलते हैं स्वर, मैंने आपको बता ही दिया है। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर बोलते हैं, और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं उन्हें, कहीं अपन व्यंजन बोल देते हैं, ठीक है सर। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 की कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया कि 11 जो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कितनी होती है। 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं सर, ए आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ रीरी ए आई ओ औ। तो ये मेरे पास जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनमें से स्वर नहीं है। तो गाइस स्वर इनमें से देखिए ए एक स्वर है, और ए से एडी भी यहाँ पर एक स्वर है, और ओ भी एक स्वर है, लेकिन जो री है ये एक स्वर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक स्वर नहीं है। तो यहाँ पर इसका 11 का आंसर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा ही। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो वह जो है मैंने आपको बताया कि एक स्वर नहीं है, ये क्या है, एक व्यंजन है जो च वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये च वर्ग का पंचमाक्षर ये हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि कौन स्वर नहीं है, इनमें से जो है वो कौन सा स्वर नहीं है। तो मुझे पता है सर जो डी वाला है ना बै, इनमें से स्वर नहीं हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बै जो है यहाँ पर स्वर नहीं है, ठीक है। बै क्या है, यहाँ पे स्वर नहीं होता है, ठीक है सर। चलिए उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं यहाँ अपन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी बीएड 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बै है वो स्वर नहीं है, ये एक स्पर्श व्यंजन है। बै क्या है, एक स्पर्श व्यंजन है। पै वर्ग का ये तीसरा व्यंजन है। क्या है, पै वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है, जिसका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। आप बोल के देखो बै, तो होठों से बोला जा रहा है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर जो है वो यहाँ ऑप्शन नंबर डी ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखिए यूपी ट्रिपल एस से वीडियो 2022 में पूछा, सॉरी 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए अब इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जिनका वर्गीकरण जो है वो निम्न होता है। तो वर्गीकरण भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले होते हैं ह्रस्व स्वर, है ना। उसके बाद आते हैं मेरे दीर्घ स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर आते हैं, उसके बाद मेरे यहाँ पर संयुक्त स्वर आते हैं, एंड देन उसके बाद मेरे खत्म हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के मेरे पास जो है वो स्वर होते हैं, जो मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण जो है वो स्वर कहलाते हैं, और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ, रे, री, ठीक है, ये ह्रस्व स्वर है।
इन्हें मूल स्वर भी हम यहाँ पे कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी अपन बोल देते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं गाइस? मूल स्वर भी अपन यहाँ पे बोलते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर के बारे में आपको बताता हूँ कि दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर यहाँ पे कहलाते हैं। जैसे बड़ा होता है तो बड़ा आ छोटा प्लस छोटा से मिलकर बन जाता है। बड़ी ई होती है, ये छोटी प्लस छोटी से मिलकर बनती है। बड़ा ऊ होता है, ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता है। ये मूल दीर्घ स्वर मेरे कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए है तो ए जो है वो ए प्लस ई से मिलकर के बनेगा। जैसे यहाँ पर बड़ा ए है तो बड़ा ए मेरा ए प्लस ए से मिलकर बनेगा। बड़ा ओ है तो ये मेरा ए प्लस ओ से मिलकर बनेगा। और औ सा औरत है तो ये ए प्लस ओ से मिलकर के बन जाएगा। ठीक है, तो हर्ष स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी की सहायता से नहीं बनते। दीर्घ स्वर वो होते हैं जो समान जाति के एक साथ मिल जाते हैं तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। और जब अलग अलग प्रकार के मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर देखेंगे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर देखेंगे कि निम्न में से दीर्घ स्वर जो होगा इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो समान जाति तो उनकी समान होती है लेकिन वर्ण जो है वो एक से होते हैं। जाति समान होती है, वर्ण एक से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी ई है ये मेरी दीर्घ स्वर हो जाएगी क्योंकि ये जो है छोटी जब दो हो जाती हैं तब मेरी बड़ी ई का निर्माण होता है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से दीर्घ स्वर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ जो है यहाँ पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर इनमें से है। संयुक्त स्वर है तो ऑप्शन नंबर डी है। ए ओ और ओ ये सारे के सारे संयुक्त स्वर यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है सर, चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि 17वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर मैं देखूंगा क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर बात कर रहे हैं अब हम। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बता दिया, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार आप सभी को पता है। तो चलिए अब देखिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 18वां क्वेश्चन क्या, कौन सा 18वां क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा एक बार आप ये और जान लो कि प्लुत स्वर क्या होते हैं, है ना। प्लुत स्वर जो है यहाँ पे क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लुत स्वर जो होते हैं देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओ ये होता है प्लुत स्वर। ठीक है, अच्छा ये संयुक्त संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या है। तो ये एक स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां की स्वर ध्वनि के प्रकार जो है वो कितने होते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार उपरोक्त तीनों होते हैं, जैसे कि दीर्घ भी होता है ना, और ह्रस्व भी होता है और यहाँ पर प्लुत भी होता है। ये मुझे यहाँ पे बात याद रखनी है, समझ गए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीव के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। मुझे बताना है जीव के आधार पर जो स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर बात करते हैं जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। सर देखिए जीव के आधार पर बात करते हैं तो जीव के आधार पर स्वर जो है वो मेरे होते हैं ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अग्र स्वर होते हैं, दूसरी बात करेंगे मध्य स्वर होते हैं और तीसरी बात करेंगे पश्च स्वर होते हैं। तो आगे वाले जीव के से बोले जाने वाले अग्र स्वर कहलाते हैं, बीच वाले जीव से बोले जाने वाले मध्य स्वर कहलाते हैं और जो पीछे वाले जीव से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं पश्च स्वर। तो अग्र स्वर की बात करते हैं तो जिन स्वर के उच्चारण में जीव का अगला भाग जो वो कार्य करता है उसे बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे छोटी बड़ी, है ना, छोटी बड़ी ए और आई। तो ये होता है मेरे पास यहाँ पर क्या, ये जितने भी मेरे पास ये चारों देख रहे हो ना आप लोग, ये चारों ये क्या कहलाते हैं मेरे पास अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए बात करते हैं तो मध्य स्वर। देखिए कि क्या होगा मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जो जीव के मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं। जैसे ए, तो ए के स्वर है ए जो जीव के मध्य वाले भाग से बोला जाता है। पश्च स्वर की बात करते हैं सर, जीव के पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वरों को पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे कि बड़ा आ, है ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ सा ओखली।
तो ये जो होते हैं पश्च स्वर मेरे कहलाते हैं। ठीक है सर, चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं 21वां क्वेश्चन है कि अर्धविव्रत स्वर जो है वो कौन से कहलाते हैं। अर्धविव्रत का मतलब होता है सर यहाँ पे, अर्धविव्रत का देखिए, अब देखिए विव्रत का मतलब होता है पूरा खुला, विव्रत का मतलब क्या होता है पूरा खुला, और अर्ध अगर उसके आगे लग गया तो मतलब आधा खुला, है ना, आधा लग गया तो आधा मुख खुला। तो विव्रत का मतलब होता है देखिए जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, जैसे आ, जब आप बोलोगे ना आ, ठीक है, तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। लेकिन अर्धविव्रत जो होते हैं इनकी अगर बात करेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, बोल कर देखो है ना, ए ओ औ, तो इनको आप जब बोलते हो तो ये अर्धविव्रत कहलाते हैं, क्योंकि इन जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमारा मुंह आधा ही खुलता है। अर्ध संवृत की अगर बात करते हैं तो सर वे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है वो आधा बंद रहता है ना, आधा बंद रहता है, उन्हें अर्ध संवृत बोलते हैं। जैसे ए और ओ, जब आप ए और ओ को बोलते हो तो ये अर्ध संवृत मेरे कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए समृत होता है, समृत में इनमें लगभग मुंह जो है वो बराबर ही बंद हो जाता है, मुंह क्या हो जाता है लगभग बंद यहाँ पर हो जाता है। तो इन्हें बोल, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, ये जो मेरे पास होते हैं इन्हें हम बोल देते हैं समृत, मतलब इनमें मुख द्वार जो है वो लगभग बंद सा ही रहता है। ठीक है, ये बात मुझे यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है ना, जिनकी ध्वनि जो है वो केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम लोग जो बोलते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती, केवल मुख से निकलती है, उन स्वरों को क्या बोला जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का अपन लोग आंसर कर देते हैं। देखिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, मतलब जिनकी ध्वनि हमारे केवल मुंह से निकलती है ना, उन्हें अपन लोग जो बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं जैसे अड़े, उए, अणे, ने, में के साथ इनकी जो वायु है ना वो नाक से भी आती है, आवाज़ कहाँ से आती है, इनकी नाक से भी आती है, इसलिए इनको अनुनासिक बोलते हैं। और वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ का जो आकार है वो गोल हो जाता है, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, है ना। तो ये वो स्वर हैं जिनके बोलने से मुंह का जो होठों का जो आकार है वो गोल हो जाता है। उसके बाद है संवृत स्वर, भी स्वर होते हैं जिनके उच्चारण से मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा। तो इन्हें जब आप बोलोगे तो आपका मुंह जो है वो लगभग बराबर बंद सही हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो होते हैं निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके बोलने में हमारा मुख जो है ध्वनि केवल हमारे मुंह से निकलती है। ठीक है, और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने से हवा जो है वो हमारे मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है। और वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनके बोलने से हमारे जो होठों का आकार है वो कैसे हो जाता है, लगभग गोल हो जाता है, जैसे छोटा, छोटा ऊ, बड़ा ओ, है ना। तो ये वो हैं। उसके बाद अगर बात करें अर्धसमृत तो लगभग मुंह जो है वो बंद ही रह जाता है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ऊ जो की बात करें अपन, किसकी बात करें, ऊ की, तो ये पश्च विव्रत है, अग्र विव्रत है, अग्र संवृत है, या पश्च संवृत है। तो मुझे पता है सर ये पश्च संवृत है। कैसा है, पश्च संवृत। पश्च का मतलब पीछे वाला, संवृत का मतलब होता है, संवृत का मतलब होता है बंद। ठीक है, तो जब पिछला हिस्सा थोड़ा बंद हो जाए तो उसे बोलते हैं अपन लोग पश्च संवृत। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा बड़ा ऊ पश्च संवृत स्वर हैं। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, औ। समृत स्वर, समृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मुझे यहाँ पे याद रखनी ज़रूरी है। समझ गए आप लोग। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत मुखी स्वर है। क्वेश्चन है कि होठों की आकृति के आधार पर
होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अव्रतमुखी यहाँ पर स्वर है, कौन अव्रतमुखी स्वर है। तो मुझे पता है कि सर जो ए वाला है वो अव्रतमुखी स्वर हो जाता है। तो होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटते हैं हम, अव्रतमुखी स्वर, ठीक है, और विव्रतमुखी स्वर। तो अव्रतमुखी स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे है ना, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए, आई, ठीक है सही। चलिएगा